दोस्तों वेलकम बैक दिस चैनल। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, हम आपको पुरानी वीडियो में अपनी में लेकर के आए थे सी टेट से रिलेटेड वीडियो, जो सी टेट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराए थे। तो दोस्तों अब तक हम आपको 1 जनवरी और 3 जनवरी का जो है सी टेट का क्वेश्चन पेपर हल करा चुके हैं। और आज का है दोस्तों, यहाँ लिखा भी है 4 जनवरी यानी 4/1/2022 यानी 4 जनवरी 2022 का पेपर आपका है पेपर फर्स्ट, और शिफ्ट भी आपकी फर्स्ट है। तो ये दोस्तों सबसे पहले हम आपका लेंगे सीडीपी का। तो इसमें 30 क्वेश्चन है, उन पर चर्चा करेंगे। सीडीपी की कौन से आंसर इसके थे विद डिस्कशन के साथ। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन ले लेते हैं वीडियो में आगे बढ़ते हुए। तो दोस्तों देख लेंगे, सबसे पहला पोर्शन ये देखें, लिखा है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी सीडीपी से है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे, जो कि 4 जनवरी और 2022 को कंडक्ट कराया था, ये 2021 के अंतर्गत यानी सी टेट 2021 के अंतर्गत। तो पहला ही क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों। लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल कौशलों के उपयोग का एक उदाहरण है। तो दोस्तों इसमें पूछा है स्थूल कौशल। तो दोस्तों कौशल 2 होते हैं। तो आपका होता है सूक्ष्म कौशल और दूसरा आपका होता है स्थूल कौशल। तो बात करें तो दोस्तों सूक्ष्म कौशल में छोटी जो कार्य होते हैं वो होते हैं, जिसमें कि छोटी शरीर के अंग कार्य करते हैं, और इसको स्थूल में जो बड़े अंग कार्य करते हैं वो आता है। तो इसमें स्थूल के बारे में पूछा है। तो दोस्तों जिसमें ही बड़ा अंग कार्य करेगा वो ही इसमें आंसर हो जाएगा। पहले जो आंसर पर लिखा है यानी पहले विकल्प पर लिखा है कि एक पैर पर संतुलन करना। तो दोस्तों ये बड़ा ही है, यानी ऐसे कहेंगे कि ये बड़े अंग का जो है प्रयोग बता रहा है। इसके बाद आगे भी देख लेंगे, एक मटर को उंगलियों से दबाना। तो उंगलियों से दबाना सेंसरी हो जाएगा यानी सूक्ष्म हो जाएगा, तो इसलिए ये आंसर नहीं होगा। किताबों के पन्नों को पलटना, तो ये भी उंगली से पलटा जाएगा, ये भी नहीं होगा। उसके आगे नीचे देखेंगे पेंसिल पकड़ना, तो ये भी आपका सूक्ष्म हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों जो स्थूल है वो आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा, एक पैर पर संतुलन करना। इसके बाद आगे देखते हैं नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन। लिखा है कि विकासात्मक परिवर्तन किसका परिणाम है। परिवर्तन किसका परिणाम है। पहले आंसर पर लिखा है यानी पहले विकल्प पर लिखा है कि आनुवांशिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों का अनूठा संयोजन है। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं, विकास जो आनुवांशिक भी होता है और आपका वातावरण कारक भी होता है, वातावरण के अनुसार भी होता है। तो इसलिए यही आंसर आपका ठीक हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है। लिखा है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 2 से 6 वर्ष की अवधि को क्या कहा जाता है। तो यदि हम बात करें तो इसमें कन्फ्यूजन आपको ये होगा दोस्तों, आप शैशवावस्था के बारे में सोचेंगे, लेकिन इसका आंसर शैशवावस्था न होकर प्रारंभिक बचपन काल होगा। क्यों होगा ये भी हम आपको बता देंगे। यदि ऑप्शन में लिखा होता है यानी क्वेश्चन में लिखा होता है 0 से 5 वर्ष, तब आपका आता है शैशवावस्था। और दोस्तों 2 से 6 वर्ष या 2 से 7 वर्ष जो चलती है, ये आपकी चलती है प्रारंभिक बचपन कह सकते हैं, इसे प्रारंभिक बचपन कह सकते हैं, या प्रारंभिक बाल्यावस्था भी कह सकते हैं, तो इसलिए आंसर आपका ये हो जाएगा 2 नंबर। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट लिखा है, ये कथन कारण का क्वेश्चन है। लिखा है इसमें दोस्तों कथन लिखा है ए नंबर पर, शहरों में बच्चों का बहुत सारा खेल उन रियलिटी टीवी शो पर आधारित होता है जो वो देखते हैं। यानी दोस्तों जैसे कि शहरों में यानी ऐसे माने कि फील्डों की कमी होती है, तो ज़्यादातर रियलिटी टीवी यानी टीवी शो पर ही उनका दिन व्यतीत होता है। तो इसी के बारे में कहा गया है। और कारण कहा गया है, इन दिनों परिवार और साथियों के अलावा मीडिया बच्चों की, जैसे आपकी सोशल मीडिया हो, बच्चों के समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। सही विकल्प चुनिए। तो दोस्तों दोनों ही कथन कारण सही लगते हैं, क्योंकि दोस्तों आज के समय में क्या है कि सोशल मीडिया के अंतर्गत ही बच्चे उसी में जुड़े होते हैं, तो उसी के अनुसार समाजीकरण होता है बच्चे का। तो ए नंबर पर शायद लिखा है, देख लेते हैं पढ़ के फिर भी दोस्तों। लिखा है पहले नंबर पर ए और आर दोनों सही है, यहाँ तक ठीक। आर सही व्याख्या करता है ए की, तो इसलिए ऑप्शन भी यही आंसर आपका ठीक हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट लिखा है, देखिए दोस्तों ये किसी मनोवैज्ञानिक के अनुसार लिखा है, इसे ध्यान से पढ़ेंगे। लिखा है प्याजे यानी आपका जो जीन प्याजे है, प्याजे के द्वारा अधिगम को सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित में कौन से कारक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। यानी ये देखेंगे दोस्तों, प्याजे के अनुसार पूछा गया है यहाँ, इसे ध्यान रखेंगे। प्याजे के अनुसार नंबर 1 लिखा है शिक्षक की गतिशीलता बिल्कुल होनी चाहिए दोस्तों, अधिगम के लिए सुगम बनाने के लिए शिक्षक की गतिशीलता भी होनी चाहिए। इसके बाद लिखा है विविध सामग्रियों का प्रदान, ये भी होना चाहिए। मध्य स्तरीय नवीन अनुभव भी हमें प्रदान करने चाहिए। और नंबर 4 पर लिखा है दोस्तों सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन। तो पुनर्बलन सबसे पहले तो आपको बात बता दें दोस्तों, पुनर्बलन जो शब्द है ये है आपका, पुनर्बलन शब्द जो है ये है आपका स्किनर महोदय का। तो इसलिए यहाँ पर ये चौथा आंसर तो होगा नहीं, बाकी 3 हो जाएंगे। तो कै नंबर पर है, 2 नंबर पर 1, 2, 3 है, यही आपका ठीक आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों, लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन पर, किस स्तर पर बच्चे में आसपास की दुनिया के बारे में एक जीववादी का मतलब दोस्तों कि वो सभी में जीवन देखते हैं, जीववादी दृष्टिकोण होता है, और वे मानते हैं कि
पेड़ पौधे और चलते हुए बादलों में लुढ़कते हुए पत्थरों की मंशाएं और यादें हो सकती हैं। यानी कि वो जो स्थिर वस्तु है, स्थिर वस्तु को भी वो चलता हुआ पाता है। कैसा? चलता हुआ पाता है। यानी मृत वस्तु में भी क्या होता है? जीववाद पाता है, यानी कि जीवित समझता है मृत वस्तु को भी। तो इसे आपका संवेदी पेशी चालक होगा नहीं, क्योंकि दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें तो बहुत छोटा सा बच्चा आता है जो अपने संवेदों से हंसना रोना सीखता है। ठीक है, इसके बाद आता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जब थोड़ा थोड़ा समझने लगता है बच्चा, ऐसे मान के चले 2 से 4 वर्ष तक का बच्चा क्या समझता है कि जो आपके खेल खिलौने होते हैं उनमें सब में जीवित वो समझता है और उनमें जीववाद पाता है। मूर्त में जब थोड़ा अधिक बड़ा हो जाएगा तो ये नहीं होगा। इसके बाद आगे भी अमूर्त में और अधिक बड़ा हो जाएगा, ये किशोर अवस्था में आ जाए, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। इसलिए इसका आंसर होगा 2 नंबर। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट लिखा है कि किसके सिद्धांत में भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो भाषा की बात की गई है, तो भाषा की बात करें तो ये लेव वाइगोत्स्की ने सिद्धांत दिया था, यानी लेव वाइगोत्स्की ने दिया था सामाजिक संज्ञानात्मक विकास। तो ये आपके भाषा से रिलेटेड दिया गया है था और यही आपका आंसर ठीक हो जाएगा, लेव वाइगोत्स्की। जीन पियाजे ने खाली संज्ञानात्मक विकास दिया था और हार्वर्ड गार्डन ने क्या दिया था दोस्तों? हार्वर्ड गार्डन ने बहुबुद्धि और लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास सिद्धांत दिया था, इसलिए आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट लिखा है फिर से लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे किस प्रकार सीखते हैं। तो आपको पता है लेव वाइगोत्स्की ने क्या कहा है, समाज को ही बच्चों का भाषा सीखने का या उसके सामाजिक विकास का आधार माना है। तो प्रतियोगिताओं के द्वारा नहीं, साथियों के साथ बातचीत। तो साथी कहाँ आते हैं दोस्तों? समाज में ही आते हैं, इसलिए आंसर आपका हो जाएगा 2 नंबर। पुरस्कार दंड पाकर नहीं होगा और उद्दीपन जो शब्द ठंडाई का है, तो दोस्तों इसलिए 2 नंबर आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। लिखा है कि बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे कैसे होते हैं? निष्क्रिय नकलची, बिल्कुल नहीं। ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, पॉजिटिव आंसर लग रहा है, लेकिन आगे पढ़ लेंगे। इसके बाद ब्लैक बोर्ड से उत्तरों को प्रतिलिपि बनाने को अग्रसर होते हैं, वे बिल्कुल नहीं होंगे, केवल निष्क्रिय होते हैं, इसलिए 2 नंबर आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। लिखा है कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित कीजिए। तो सही सुमेलित का क्या मतलब है? ये आपका कौन सा है? ये आपका नैतिक विकास का है। सजा और आज्ञाकारिता विन्यास, कानून तय नहीं, तो कानून तय इसमें आएगा नहीं। अच्छा लड़का अच्छी लड़की, दूसरों के साथ भला करके अनुमोदन या प्रशंसा अर्जित करना या पाना, यही आपका आंसर ठीक हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि हार्वर्ड गार्डन के सिद्धांत में बुद्धि वाले, यानी कोष्टक लिखा कौन सी बुद्धि वाले, ऐसे पढ़ सकते हैं इसे कि कौन से बुद्धि वाले व्यक्ति वनस्पतियों और जीवों की विभिन्न प्रजातियों की सुंदरता को पहचान सकते हैं और जान सकते हैं। तो दोस्तों हार्वर्ड गार्डन ने दिया था बहुबुद्धि सिद्धांत, यानी बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? हार्वर्ड गार्डन ने। यानी बुद्धि के बहुत से कारक होते हैं, तो इसमें आएगा प्राकृतिकवादी, स्थानिक में स्थान की समझ करने वाला आएगा, संगीत में संगीत की समझ करने वाला और अंतर्वैयक्तिक में दूसरों की समझ करने वाला आएगा, इसलिए आपका हो जाएगा प्रकृतिवादी। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट लिखा है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। लिखा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी NEP 2020 की क्या सिफारिश करती है? तो जो है NEP 2020 बहुभाषिकतावाद को सिफारिश करती है या बढ़ावा देती है। आंसर 1 हो जाएगा ठीक आपका। आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। लिखा है कि एक शिक्षिका यह धारणा रखती है कि लड़के अधिक बुद्धिमान और जोखिम लेने वाले होते हैं और लड़कियां आज्ञाकारी और ईमानदार होती हैं, उनके अनुसार व्यवहार करती हैं। यह उदाहरण किसका हो सकता है? दोस्तों इसमें क्या है कि जो शिक्षिका है लड़कों को अलग दर्शा रही है और लड़कियों को अलग दर्शा रही है, क्योंकि दोस्तों वो लड़की के लिए विशेष कार्य और लड़कों के लिए विशेष कार्य के इसमें बढ़ावा दे रही है, तो इसलिए वो जेंडर पक्षपात कर रही है। तो आंसर आपका 1 आंसर ठीक हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। फिर से कथन कारण का आ जाता है। लिखा है दोस्तों कि कथन है शिक्षकों को बच्चे का आकलन करने के लिए विभिन्न प्रकार के आकलन तकनीक और विधियों का प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल सही दोस्तों, प्रयोग करना भी चाहिए। और कारण लिखा है कोई भी मूल्यांकन तकनीकी बच्चे की प्रगति और विकास के क्षेत्र के बारे में जानकारी प्रदान करने में सक्षम नहीं है। सही विकल्प, यानी ऐसे कह सकते हैं, यानी कोई भी एक जो है पूरी तरीके से बच्चे की जो है प्रदर्शन को या उसके विकास को या उसकी प्रगति को नहीं दर्शा सकती, इसलिए कई शिक्षक आकलन प्रणाली को हमें अपनाना चाहिए। इसलिए दोनों ही है सही है। लिखा है पहले पर ए और आर दोनों सही हैं, आर सही व्याख्या करता है ए की, तो इसलिए आंसर आपका ये ठीक हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे लिखा है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सी स्थिति सीखने के लिए आकलन, किसके लिए दोस्तों? सीखने के लिए आकलन को नहीं दर्शाती है। तो इसमें नेगेटिव इसमें वर्ड आ गया है, तो नेगेटिव ही आंसर आपको देना है। तो
छात्र सक्रिय रूप से सोचते हैं कि वे कहाँ हैं, वे कहाँ जा रहे हैं और उन्हें कैसे पहुंचा है। तो ये तो आपको सीखने के लिए उपयुक्त हो जाएगा, तो ये आंसर नहीं होगा। शिक्षक सीखने को सुसाधित करने के लिए रचनात्मक गुणात्मक प्रतिक्रिया देते हैं। तो दोस्तों शिक्षक नहीं देंगे, यहाँ पर बात की गई है बच्चों की, तो इसलिए आंसर ये आपका सही हो जाएगा 2 नंबर। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। आगे लिखा है सॉरी दोस्तों, ये आपका जो आंसर है वो आपका 15 नंबर गलत हो गया दोस्तों। इसे हम दोबारा से पढ़ेंगे। तो ये 15 नंबर आपका गलत हो गया। इसमें आंसर आपका 3 आएगा। आंसर नंबर आपका इसमें 3 आएगा दोस्तों। ये वाला प्रदर्शन बढ़ाने के लिए छात्रों के बीच लगातार तुलना की जाती है, तो हम तुलना नहीं कर सकते। बच्चों यदि शिक्षक रचनात्मक गुणात्मक प्रतिक्रिया देता है तो इनसे बच्चों के लिए ही लाभ होता है। इसलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे लिखा है कि समावेशी शिक्षा के लिए क्या जरूरी है। तो समावेशी शिक्षा के लिए समावेशी का अर्थ हम जान लेंगे, जिसमें सभी छात्रों का समावेशन हो, सभी छात्र हों, चाहे वह विशिष्ट हों, चाहे वह पिछड़े हों, चाहे वह सामान्य हों, सभी बालक या सभी साथ सम्मिलित हों, उन्हें कहते हैं समावेशी शिक्षा। तो इसमें लचीला शिक्षा शास्त्री काम करेगा, क्योंकि दोस्तों लचीला होगा तो उसे देखिए कमजोर छात्र भी समझ पाएंगे, सामान्य भी, और आपके जो विशिष्ट हैं वो भी आसानी से समझ पाएंगे। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगता सामाजिक संचार में चुनौतियों का कारण बनती है। सामाजिक संचार में चुनौतियों का कारण बनती है। लिखा है आत्मकेंद्रितता या स्वलीनता। तो स्वलीनता जो दोस्तों होता है, ये दिमाग या मस्तिष्क से रिलेटेड जो विकार होता है, विकार जिसमें क्या होता है, बच्चे एक दूसरे से सामाजिक संचार स्थिति पैदा नहीं कर पाते, इसलिए यही आंसर आपका ठीक हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। लिखा है कि निम्न में से कौन सा सुविधाहीन और वंचित समूह के शिक्षार्थियों को शामिल करने में मदद करता है। तो विविधता को महत्व, गैर परंपरागत, तो दोस्तों इसमें आपका आ जाएगा विविधता को महत्व ही आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं 19 नंबर पर लिखा है, यहाँ लिखा है कि सामग्री को कई तरीके से प्रस्तुतिकरण करने के प्रावधान में निम्नलिखित में से किसके समावेशन में मदद मिलेगी या किसको सीखने में कैसे मदद मिलेगी, यह पढ़ लेंगे। तो जैसे कि श्रवण बाधित छात्र है, उसको क्या मदद मिलेगी, तो बिल्कुल मिलेगी दोस्तों, यदि उसको नई तरीके से शिक्षण प्रणाली यानी शिक्षण जो पाठ्य पुस्तक है या शिक्षण प्रकरण है उसे प्रस्तुत की जाए। दृष्टिबाधित को मिलेगी, अधिगम में कठिनाई महसूस करने वाले छात्र को मिलेगी, जो नहीं मिलेगी वो आपको ऐसा कह सकते हैं गतिमान छात्र को भी आपको इसमें मिल जाएगी। तो इसमें कोई भी ऑप्शन गलत नहीं है, तो इसलिए आंसर इसका 4 नंबर ठीक हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। लिखा है निम्नलिखित में कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित छात्रों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति सही युग्म है। यानी ये कहना चाहता है ऐसा कौन सा युग्म है जो उसके पठन विकार या किसी प्रकार का विकार उसके प्रावधान को संतुलित करता है, यानी कौन सा सही है। तो गुणज वैकल्प के साथ क्या करना, कैलकुलेटर का प्रावधान। तो दोस्तों ये आपका ठीक हो जाएगा, क्योंकि गुणज वैकल्य का मतलब होता है डिसकैलकुलिया डिसकैलकुलिया का मतलब होता है गणित में विकार, यानी गणित या आपका गणित क्रिया करने में विकार। तो ये आपका कैलकुलेटर का प्रयोग कर देंगे तो उसे इसमें लाभ मिल जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट लिखा है 21 नंबर पर लिखा है कि प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण बेहतर है। तो यदि हम पहला आंसर देखें तो लिखा है बिना समझे नकल करना, बिल्कुल नहीं होगा। करके सीखना, ये बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि आपको बाल केंद्रित या प्रारंभिक कक्षा में करके सीखने पर ही बल दिया जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों 22 नंबर पर देख लेते हैं दोस्तों। फिर कथन कारण वाला आंसर है, क्वेश्चन है। लिखा है कि अधिगम के लिए विद्यालय के सामाजिक अवसरों में भागीदारी महत्वपूर्ण है, यानी विद्यालय की सामाजिक अवसरों में भागीदारी महत्वपूर्ण है, सही बात है। लिखा है कारण या तर्क अधिगम मुख्य रूप से एक सामाजिक क्रिया है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोनों ही सही हैं, तो इसलिए आंसर 1 आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। लिखा है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है कक्षा की गतिविधियों को सार्थक बनाने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। उन्हें असंबंधी खंडों में विभाजित करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। उनके बारे में स्पष्ट निर्देश देना चाहिए, स्पष्ट निर्देश नहीं। उन्हें संदर्भहीन तरीके प्रस्तुत करने चाहिए, बिल्कुल नहीं। उन्हें उचित संदर्भ में स्थित करना चाहिए, ये आपका आंसर ठीक हो जाएगा। तो आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 23 खत्म होने के बाद 24 आ जाता है।
लिखा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक पद्धतियाँ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सकारात्मक योगदान नहीं देती, सकारात्मक योगदान नहीं देती, उसको हम चुनेंगे। तो पहले नंबर पर लिखा है आवश्यकता अनुसार पाठ्य चर्चा का अनुकरण करना। ये दोस्तों सकारात्मक है, जबकि इसमें नेगेटिव पूछ रहा है, तो इसलिए ये नहीं होगा। छात्रों के लिए अनुभवनात्मक शिक्षा देना, ये भी पॉजिटिव है, इसलिए ये नहीं होगा। पाठ्य चर्चा नियोजन में नवाचार, तो ये भी पॉजिटिव है, ये नहीं होगा। और जो नेगेटिव है वही आंसर हो जाएगा। परीक्षा केंद्रित कठोर शिक्षण रणनीतियाँ, जो कभी नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये नहीं पूछा था, इसलिए आंसर यहाँ पर 4 नंबर हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट लिखा है फिर से कथन कारण, आपका क्वेश्चन नंबर आपका 25 हो जाता है। तो कथन कारण में लिखा है कि एक शिक्षिका द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषय वस्तु को छात्रों के दैनिक जीवन के अनुभव से जोड़ना चाहिए। बिल्कुल ये बात सही है, जोड़ना चाहिए। बच्चे स्कूल में जीवन के बहुत से महत्वपूर्ण अनुभव लेकर आते हैं जिस पर शिक्षिका को ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल कथन भी सही है, कारण भी सही है, तो इसलिए 1 नंबर आपका सही हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका दोस्तों, लिखा है कि निम्नलिखित में कौन शिक्षार्थियों को उनके सीखने का स्वयं का मूल्यांकन करने में, उनकी समझ की जांच करने में मदद करती है। तो विस्मरण आपका जो होता है, जो दोस्तों याद नहीं आता समय पर याद नहीं आता, वो होता है विस्मरण। और अनुकृति का मतलब है दोस्तों कि अपने ही मन की अनुकृति का मतलब ऐसा हो सकता है दोस्तों, कह सकते हैं अनुकृति का मतलब यानी कि दोस्तों एक तरह की फ़ोटो को कह सकते हैं, यानी किसी फ़ोटो को बारे में बताना या फिर किसी फ़ोटो को देखकर बताना, तो ये आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और अधिसंज्ञान का मतलब है अपने स्वयं के मूल्यांकन की जांच करना, यानी अपने स्वयं के बारे में जानना, ये आंसर आपका सही हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। 27 नंबर लिखा है बच्चों में भ्रांतियाँ होना है, कैसी बात मानेंगे? बच्चों में भ्रांतियाँ होने असामान्य बिल्कुल नहीं, अप्रारूपिक नहीं, प्राकृतिक है। दोस्तों बच्चों में भ्रांतियाँ जो होती हैं वो प्राकृतिक होती हैं, आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आपका लिखा है 28 नंबर पर लिखा है दोस्तों कि एक विद्यार्थी जो अधिगम असहायता महसूस कर रहा है वह सीखने में बहुत उत्साह दिखाएगा। यदि दोस्तों वह अधिगम असहायता महसूस करता है, यानी उसे किसी की भी सहायता नहीं मिलती सहायता, तो वो क्या करेगा दोस्तों? क्या वो सीखने में बेहद उत्साह दिखाएगा? बिल्कुल नहीं दिखा सकता। महारत उन्मूलक लक्ष्यों को ध्यान में रखेगा? बिल्कुल नहीं रख सकता। प्रदर्शन उन्मूलक लक्ष्यों का ध्यान रखेगा? बिल्कुल नहीं रख सकता, क्योंकि दोस्तों वह इन भावना का शिकार हो जाएगा यदि किसी विविधा में फंस जाएगा। लिखा है शैक्षिक गतिविधियों से अलगाव करने लगेगा। बिल्कुल वो अलगाव करने लगेगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद 29 पर लिखा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? आंतरिक प्रेरणा का मतलब दोस्तों जो अंदर से हमें प्रेरणा मिलती है या अभिप्रेरणा मिलती है। इसमें क्या होगा कि रुचि के कारण एक नई भाषा सीखना, तो ये बिल्कुल हो सकता है। लेकिन इसके बाद पहले आगे और पढ़ लेते हैं। नगद इनाम जीतने के लिए चित्रकारी करना, तो ये बाह्य आपका प्रेरणा हो जाएगा। पुरस्कार जीतने के लिए खेल में भाग लेना, ये भी बाह्य हो जाएगा। माता पिता की प्रसन्नता पाने के लिए पढ़ाई करना, तो ये भी बाह्य कारण या बाह्य प्रेरणा हो जाएगा। इसलिए आपका ऑप्शंस आपका जो राइट है वो 1st नंबर हो जाएगा। उसके बाद लास्ट है आपका CDP का क्वेश्चन। तो दोस्तों लिखा है कि अधिगम को प्रभावित करने वाला निम्नलिखित में कौन सा कारक पर्यावरणीय कारक है? पर्यावरणीय कारक दिखना हमें अधिगम के लिए। तो रवैया बिल्कुल नहीं है, प्रेरणा बिल्कुल नहीं है, व्यक्तित्व लक्षण बिल्कुल नहीं है, विद्यालय जो हमारा समाज से ही आता है, पर्यावरण से आता है, यही कारण आपका सही है और आंसर भी यही हो जाएगा। तो दोस्तों कैसे लगी हमारी वीडियो कमेंट करके बताएं। दोस्तों अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों।